कांग्रेस ने चला बागी कार्ड। शुद्धिकरण अभियान का आगाज। गंगा जल का करेंगे छिड़काव। टारगेट पर 25 सीटें। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस बागी कार्ड को भुनाएगी। सरकार गिराने के भावनात्मक मुद्दे को हवा दे रही कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाने का अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले विधायकों को कांग्रेस उनके क्षेत्रों में सबक सिखाएगी। इसके लिए शुद्धिकरण मुहिम का पूर्व सीएम कमलनाथ ने आगाज किया। 25 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता हर हर गंगे और घर घर भोलेनाथ के जय घोष के साथ गंगा जल का छिड़काव करेंगे। जो लोग धोखा दे गए, जो लोग पार्टी छोड़ गए, जिन्होंने स्थानीय जनता के साथ अन्याय किया, उन लोगों की भावनाओं को अनादर किया जाए और वहाँ पर शुद्धता की जाए। तो कांग्रेस परिवार के कुछ साथियों ने इस अभियान को चलाया है और जिन सीटों पर जो लोग छोड़कर गए हैं, उन सीटों को गंगा जल से शुद्ध करने का अभियान चालू किया। इस अभियान के जरिए कांग्रेस पाला बदलने वाले विधायकों को धोखेबाज साबित करना चाहती है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर पलटवार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस पहले अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण करे तो अच्छा होगा। सारे वादे भूल जाने के पापों का शुद्धिकरण भी जरूरी है। कांग्रेस की ये निश्चित तौर पर वह सोच है जो अहंकार से भरी हुई है, जो जनता के विरोध में है, जनता का अपमान करने वाली है। यही कारण है कि इन जनप्रतिनिधियों ने इन्हें ठुकराया, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता की आकांक्षा पूरी नहीं कर पाए। विधानसभा क्षेत्र शुद्ध हैं, अगर अशुद्ध है तो कांग्रेस की मानसिकता, वृत्ति और कार्यशैली। बीजेपी इस अभियान को कैसे काउंटर करेगी आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन मौजूदा राजनीति में कांग्रेस का भावनात्मक कार्ड चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस में जिस वादा खिलाफी को लेकर एक धड़ा अलग हुआ, वो भी सबके सामने है। 22 विधायकों के साथ सिंधिया जिन मुद्दों को लेकर अलग हुए, उनका जवाब भी कांग्रेस को देना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का मिशन शुद्धिकरण। कई बार आज के दौर में नारे गढ़ लिए जाते हैं और नारे बड़े ज़ोर शोर से लगाए भी जाते हैं, लेकिन नारे लगाने वाले जो हाथ होते हैं, जब वो हवा में उठते हैं नारे के साथ, तो अगर आप उनसे पूछ लें कि इस नारे का अर्थ आपको मालूम है, तो वो कहेंगे भैया ये तो नहीं मालूम, वो तो पार्टी का फैसला है। तो उन्होंने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद, जो चलेगा चलेगा। और नॉस्टैल्जिया एक अंग्रेजी का शब्द है, बड़ा खूबसूरत शब्द है। नॉस्टैल्जिया यानी अतीत का विरह, यानी अतीत की वो पीड़ादायक यादें पीड़ादायक वर्तमान में हो गई हैं। अतीत में तो बड़ी सुंदर और मधुरिम यादें थी, अतीत जब वर्तमान था। शुद्ध का युद्ध एक कांग्रेस जब अस्तित्व में थी, कांग्रेस की सरकार, तो एक बड़ा जोरदार अभियान था जिसकी बड़ी चर्चा हुई। और इस अभियान की ही स्मृतियों से शायद कांग्रेस अभी तक नहीं उभरी है कि उसने अब शुद्ध के लिए युद्ध नामक ये एक अभियान छेड़ दिया। अब हमारे यहाँ तो रैदास कह गए हैं, मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। अरे साहब, पहले मन को चंगा करिए। मन को चंगा करने से मतलब है कर्म करिए, डटिए मैदान में, अच्छे प्रत्याशी लाइए। नारे गढ़ने से अगर चुनाव जीता जाता तो एक साहब कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में संकट मोचन बनने की कोशिश उन्होंने की थी और ऐसी खटिया बिछवाई वहाँ की कांग्रेस की ही खटिया खड़ी हो गई। तो बेहतर ये है कि सच्चाई और ज़मीनी हकीकत को समझा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। लेकिन ठीक है, नारे बोलने में बड़े अच्छे लगते हैं। फला फला की खरीदारी में ही समझदारी है। आपकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, आपकी बढ़ेगी शान, पड़ोसियों की जलेगी जान। तो एक मिनट के लिए मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन राजनीति में मुस्कुराहट इन नारों से नहीं आती। गरीबी हटाओ का नारा कब से चला, अभी भी चलता है। आज भी बहुत से नारे हैं, बीजेपी से जुड़ते हैं, कांग्रेस से जुड़ते हैं। आज चलिए इस पर बात करते हैं कि शुद्ध के लिए, युद्ध के लिए क्या अर्थ है, किस तरह का अर्थ है और इसका क्या प्रभाव होगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। बहुत स्वागत करता हूं धनोपिया जी। ग्वालियर से हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी, उनका बहुत स्वागत है। दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पहले धनोपिया जी एक टिप्पणी आप ही की ले लूं कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए माफ़ कीजिए, थोड़ी व्याख्या में उलझ गया था। बाकी आप वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। शुद्ध के लिए युद्ध, क्या ये अतीत का प्रेम है, अतीत का विरह है जो वर्तमान में छलक रहा है आपका? जी शरद जी, वास्तविकता ये है कि जब कोई व्यक्ति मकान बनवाता है
या शादी ब्याह करता है तो जो भी व्यक्ति सलाह देता है ना उसको स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि शायद हो सकता है इसकी बात से कोई अच्छा काम हो जाए, अच्छी चीज निकल के सामने आ जाए। जी। तो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना रही कि साहब जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायकों द्वारा जनता के साथ धोखा किया गया है और लालच में या जिस परिस्थितियों में भी सरकार गिरवाई है, वो जनता के साथ जो उन्होंने एक बेईमानी धोखा किया है, तो वो सब अशुद्ध स्थान हो गए हैं। उनको गंगा जल से छिड़क कर हमको वहाँ पे कार्रवाई करना चाहिए। उसके लिए हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी काम हो शुद्ध हो, भगवान के लिए सारे काम होते हैं और गंगा जल तो बहुत पवित्र जल माना जाता है। गंगा जल के लिए तो हर व्यक्ति अपने आप में एक, मैं समझता हूँ कि आदमी के अंतिम क्षणों में भी हम लोग कहते हैं भाई गंगा जल उसमें वो किया जाए, तो क्योंकि गंगा जल सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं, उसी की भावना के तहत कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ जो लोग, जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया है, वो लोग जिन्होंने उस क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी की, उन लोगों के साथ साथ इस बात को तय हो जाए कि अब जो हो गया है वो हो गया है, अब आगे कम से कम इन लोगों को, धोखेबाज लोगों ने धोखा दिया है, इसको गंगा जल से पवित्र करें और आगे की शुद्धि लेकर आगे चुनाव में, आने वाले चुनाव में इन्हें करारा जवाब दें, जिससे कम से कम भविष्य में दोबारा ऐसी स्थितियां निर्मित न हो सके। अब हालांकि लोकतंत्र में तो अगर कोई शुद्ध जल है तो वो जनता है, और ये जनता रूपी जल को अगर आप जितना शुद्ध कर लेंगे, यानी प्रभावित कर लेंगे अपने पक्ष में, और वो जल अगर आप अपनी पार्टी के ऊपर छिड़केंगे तो शुद्धम करूं पवित्रम करूं की तरह शुद्धता भी हासिल होगी, पवित्रता भी हासिल होगी और सत्ता भी हासिल होगी। पहले ही कहा ना जी, कि कार्यकर्ताओं जी। की भावनाओं का सम्मान करना एक बिल्कुल कर्तव्य बिल्कुल, होता है, आपने उसी ठीक के- कहा, हाँ। इससे इनकार नहीं। एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं बीजेपी की, फिर आगे बढ़ता हूं, दिनेश जी की तरफ आता हूं कि ये किसी एक पार्टी में नहीं है ये कठिनाई, ये बीजेपी में भी ये कठिनाई रही है। बीजेपी के भी कुछ नारे ऐसे थे जो बीते 2018 के चुनाव में उसके लिए मुश्किल बन गए थे कि अब की बार 200 पार। अब आप कहते तो थे 200 पार, लेकिन जो कंठ ये नारे लगाते थे वो कंठी कहते थे कि भैया बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, पार्टी कह रही है तो हम भी चिल्ला रहे कि 200 पार 200 पार। अरे भैया, जमीन की हकीकत को समझिए, कितनी सच्चाई है, क्या स्थिति है। 200 पार यानी कि फिर अद्भुत ही घटनाक्रम है वो तो। बहरहाल क्या कहेंगे आशीष जी, नारे जमीन से जुड़े हों, सच्चाई से जुड़े हों, चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, क्या कहेंगे? देखिए, 200 पार वाला जो नारा था और उसको ये जो शुद्ध के लिए युद्ध है जो कांग्रेस ने छेड़ा है, इससे दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट इज लाइक कंपेयरिंग एन एप्पल विद एन ऑरेंज। 200 पार का नारा हमारी संगठनात्मक क्षमता को एकदम जुझारू रूप से लगाने के लिए था। एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो वो ये प्रयास करता है कि वो 100% अपने जितने भी जो प्रश्न हैं उनको हल करके आएगा और अधिक से अधिक मार्क लेगा। और ये जो विषय है कांग्रेस का खोखलापन, खालीपन दिखाता है। खालीपन क्यों? क्योंकि देखिए, कहते हैं कि सबसे पहले कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। तो कांग्रेस जो समय से ही, कालांतर से सरकारों को गिराती रही है, जनप्रतिनिधियों को खरीदती रही है, और वर्तमान में भी इन्होंने, आपने देखा होगा, राजस्थान में 6 बसपा के विधायक खरीदे थे। तो इनको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ, बल्कि सच्चाई यह है कि यह सरकार अपने बोझ से गिरी, अपनी वादा खिलाफी से गिरी, अपने भ्रष्टाचार के कारणों से गिरी। दूसरा विषय, अगर कांग्रेस सही में अगर राजनीति में शुद्धिकरण चाहती है तो कांग्रेस ने जो अभी तक का इतिहास के अलग अलग कालखंडों में महापाप किए हैं, सबसे पहले उनके शुद्धिकरण से प्रारंभ करें। 1975 से प्रारंभ करें जहां पर उन्होंने इमरजेंसी लगाई, 1984 से प्रारंभ करें जब हजारों सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उसके उपरांत जब भगवान श्री राम के मंदिर की बात आई तो उन्होंने जो राम को काल्पनिक बताया, मंदिर जाने वालों को छेड़ने वाला बताया, और उसके बाद हिंदू को आतंकवादी बताया। तो इन सारे जो शब्दों का जब तक प्रायश्चित नहीं होगा तो क्या शुद्धिकरण होगा? वर्तमान में 15 माह चली कांग्रेस की जो सरकार थी, जिसने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, सबसे पहले माफी मांगे तब शुद्धिकरण होगा। बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। तो जो सरकार जिन वादों से आई उनको पूरा ना करते हुए जनता में एक झूठ फैलाना चाहती है, क्योंकि उसके पास कुछ जवाब नहीं है, यह सफल नहीं होगा। महबूब पहली सी मोहब्बत न मांग, अब हम राजनीतिक दलों से ही क्यों, क्या 2020 में हम किसी से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और ये कहे कि मुझसा अधम और पतित कौन होगा, मुझे तो प्रभु भी नहीं क्षमा करेंगे, तो मैं अपने शुद्धिकरण की तरफ प्रवृत्त हो रहा हूँ। असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता सर। क्यों आप इसीलिए क्यों आसमान से तारे तोड़ने की मिसाल दे रहे हैं?
चलिए फिर हम जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि ये भी एक किस्म का नारा हो जाता है कि साहब ये यहाँ से शुरू हो, मुद्दों पर बात हो कि कांग्रेस क्या करने वाली है जनता के लिए और बीजेपी उसका जवाब दे कि आपने किसान कर्ज माफी कथित रूप से पूरा नहीं किया है, हम ऐसे करेंगे, हम किसानों को ऐसे राहत देंगे। बात इसकी तो होती नहीं, बात हो जाती है कि शुद्धिकरण की हो जाएगी, फिर हो जाएगा आप सबसे ज्यादा अशुद्ध हो, आप कहेंगे आप सबसे ज्यादा अशुद्ध हो, आप में अशुद्धियां हैं, दुनिया का कोई फिल्टर दूर नहीं कर सकता। दिनेश जी, आप किस तरह देखते हैं जी पूरे मामले को? जी दिनेश जी। देखिए शरद जी, राजनीति में वही राजनीतिक दल सफल है जो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमित करने की क्षमता रखता हो। भ्रमित आप कैसे नारों से करते हैं या आप जो है दूसरों पर आरोप लगाकर करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपनी खूबी कम बताते हैं। हमने एक प्रयोग देखा था 2018 में कि घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र होगा। वचन पत्र के जो वचन है वो उसको भी कहा गया था कि जो है रघुकुल रीत चली सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन ये जो आपने देखा कि सदा प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन क्या हुआ आप देखिए उन्हीं वचन को लेकर जो है मुद्दा हमेशा अभी भी बना हुआ है। आप वो देखिए कि भगवान श्री राम का कल हमने देखा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहली बार हमने देखा कि कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में श्री राम जी चंद जी का पोस्टर लगा हुआ है। तो ये जो परिवर्तन है, कांग्रेस यदि आत्मशुद्धि की बात करे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको आवश्यकता अभी ये विधानसभा क्षेत्रों को या कहीं किसी स्थान को शुद्ध करने की नहीं है, हमेशा शुद्धिकरण अपने अंदर से होता है। यदि हम शुद्ध हैं तो हमारा भाव शुद्ध है तो राजनीति में फिर बात ही क्या है, फिर सामने वाला जो है आपको कोई चुनौती दे नहीं सकता। लेकिन जब राजनीति ये जो है शुद्ध मन से की नहीं जाती, क्योंकि राजनीति में पाने का भाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं कि हम इस क्षेत्र को शुद्ध करेंगे, घर शुद्ध करेंगे या स्थान शुद्ध करेंगे। क्योंकि जो कालातीत में हम देखेंगे कि जिस तरह के मुद्दे थे जिनके कारण कांग्रेस पार्टी में ये विधायकों के छोड़ने की स्थिति आ रही है, तो वो उसका बहुत व्यापक विषय है। उसमें केवल मान सम्मान या अपमान का विषय नहीं है। इसमें जो है जो कांग्रेस एक अलग तरह के आरोप लगाती है उसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी, हम ये देख रहे हैं कि 2014 के बाद जो देश की राजनीति बदल रही है तो उसमें वो भी एक मुद्दा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस जो है अपनी विचारधारा में भी बदलाव कर रही है क्या। यदि वो शुद्ध की बात कर रही है तो अपनी विचारधारा में भी उसको बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे विषय उसकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जो पुराने जिस तरह से जब कांग्रेस पावर में हुआ करती थी, 1977 का दौर याद करिए कि जब गैर कांग्रेस सरकार आई थी, उसके बाद बहुत सारी सरकारें बर्खास्त हो गई थी। फिर उसी 1980 में जब कांग्रेस आई तो बहुत सारी सरकारें बर्खास्त हो गई। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई जो है विधायक टूट के दूसरी पार्टी में गए हों, ये सब जो है चलते रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास एक जो बड़ा उनको स्लोगन दिख रहा है कि 15 महीने में किसान जो कर्ज मुक्ति से भी बड़ा यदि कोई अभियान उनको लग रहा है जो सफल रहा, वो रहा शुद्ध को लेकर युद्ध। तो शायद इसी कारण उन्होंने इसको एक टैगलाइन पकड़ा है कि हम जो चुनाव लड़ेंगे शुद्ध के लिए युद्ध के नाम से लड़ेंगे। और जो इसके प्रतीक जिसको कांग्रेस बताती रही तुलसी सिलावट, वो आज भारतीय जनता पार्टी में। धनोपिया साहब, मैं समझता हूं कि आदरणीय गुप्ता जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है और इसके पहले भाई आशीष जी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, साहब ये अशुद्ध कर दिया, वो अशुद्ध कर दिया। वास्तविकता ये है इस देश के अंदर, शरद जी आपका बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, शायद इस तरह सरकारें कभी गिराई जाने की स्थिति नहीं बनी है। जो स्थिति बनी है कि पूरे लोकतंत्र की हत्या कर दी, सारे लोगों को जनमत नहीं मिला तो विधायकों को हमने नोट देकर खरीद लिया और सरकार गिरवा दी। आज 14 ऐसे विधायक, गैर विधायक लोग मंत्री हैं जो संविधान के सारे आम धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए किस नीयत के तहत, किस नीति के तहत उनको किया गया। और किसानों की बात मेरे मित्र कर रहे हैं, किसानों कर्जे माफ नहीं किए, माफी मांग 22 लाख किसानों कर्जे माफ किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के भाई भी हैं, मंत्री केवल पटेल की पत्नी भी है, आदरणीय कई जगह के और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। पूरी सूची हमने दी है। इसलिए ये कहना कि नहीं है, खाली खजाना छोड़ने के बाद भी ये कमलनाथ जी की एक कौशल थी कि उन्होंने यहाँ तक स्थिति को पहुंचा दिया था। और 15 महीने का जो कार्यकाल की बात करते हो, 15 महीने का रिकॉर्ड पर जरूर है, वो टोटल 11-12 महीने का भी पीरियड नहीं है। उसके अंदर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर क्या क्या कार्यक्रम किए, युवाओं के रोजगार देने के लिए 70% का आरक्षण किया, बड़े बड़े उद्योग कारखाने लाने के लिए कार्रवाई की,
पुजारियों के मानदेय बढ़ाए, गौशालाएं बनवाई, महाकाल मंदिर के लिए राशि दी, राम मंदिर पत्थर की बात की, और वृद्धों की पेंशन बढ़ाई, सारी चीजों के काम किए, युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिए। क्या नहीं किया? आज हमारे मित्रों ने अपनी गलती को, जो कह रहे हैं अशुद्ध और शुद्ध वाली बात, अपनी आत्मा से पूछो कि लोकतंत्र की हत्या करने के बाद, प्रजातंत्र का गला घोंटने के बाद आपको नींद कैसे आती होगी भाई? आप कहां चुने हैं? किसने चुना है आपको? आज भी आप 107 हैं, आज भी 116 नहीं है आप, लेकिन आपने कहा गिरा दिया। राजस्थान की बात करते हैं मेरे मित्र, राजस्थान में जो हालात है वो भी फिर बनाए गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दौर है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है, आने वाले समय में, ये मैं फिर कहता हूं कि अगर इस देश की जनता समझती है और समझदार है तो इन उपचुनाव में एक इतिहास लिख देगी कि अब ऐसे लोग नहीं चाहिए जो गद्दारी करते हैं, और इसका बदला जनता जरूर लेगी। लेकिन जो एक बात उठी है धनोपिया साहब की, चलिए शुद्धिकरण को हम छोड़ते हैं, ये एक नारा है, जुमला है। आत्मनिरीक्षण तो एक बड़ा अच्छा शब्द है, बिल्कुल सही है। और सफल होने वाले को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और असफल होने वाले को भी करना चाहिए। सफल होने वाला ये सोचे कि मैं किस तरह आगे बढ़ूंगा, जनता की कसौटी पर कैसे खरा और आगे उतरूंगा, और असफल होने वाले के लिए तो फिर बहुत सारी बातें हैं, उसको सोचना ही है। नहीं, इस बात को लेकर आदरणीय कमलनाथ जी जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से कार्य प्रशैली सामने दिख रही है, अपने आप में जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर राम जी का होर्डिंग लग गया, पोस्टर लग गया। अरे आदरणीय कमलनाथ जी तो बहुत पहले से छिंदवाड़ा में 117 फीट के लंबे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी। हर बार कार्यक्रम करते हैं, आपने मिंटो हॉल पिछले साल देखा होगा, कितना बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया था विजय माता जी के साथ में। यही कार्यक्रम सारे किए गए। उन्होंने परसों यहाँ उनके अपने बंगले पर कार्यक्रम किया, कल प्रदेश में कार्यक्रम, और उन्होंने पहले भी कहा कि धर्म किसी भी राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति को जब हम धर्म के साथ जोड़ के चलते हैं तो जनता के साथ अन्याय होता है, क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सबको लेके साथ चलने की बात होती है हमारी। मैं आज माफी के साथ कहता हूं, अब तो हो गया, मैं खुद भी हिंदू हूं, मैं खुद भी पूजा पाठ करता हूं। मैं कहता हूं क्या अगर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय उल्टा हुआ होता तो तब भी स्थिति बनती? क्या नहीं बनती ना। तो हम बहुमत के साथ में लोगों को दबाने का प्रयास न करें। हमें खुशी है न्यायालय ने निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। भाजपा का रोल कहां है जी आशीष जी? नीचे न्यायालय से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक भारतीय जनता पार्टी कहीं पार्टी नहीं है। शरद जी, कहीं पार्टी नहीं है। अब इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं, आज इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जी बोलिए जी धनोपिया जी, सुनिए। जी देखिए आदरणीय शरद जी कई सारे विषय छू गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं देखिए सबसे पहले तो बात करता हूं कांग्रेस की टूटन की। देखिए कांग्रेस इस मध्य प्रदेश की जो टूटन को भारतीय जनता पार्टी पे डालना चाहती है। मैं कांग्रेसियों से कहता हूं कि वे इतिहास की तरफ नजर डालें और वे पाएंगे कि कांग्रेस जब जब केंद्र में कमजोर होती है, कांग्रेस लगातार टूटती है। 67, 77, उस चाहे मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, देवराज हंस हो, अर्जुन सिंह हो, शरद पवार हो, और ये सिलसिला क्या आज मध्य प्रदेश में ही है। हेमंत विश्वकर्मा जो इनके इतने पूर्वोत्तर के बड़े नेता थे, वो क्यों छोड़ के गए? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिससे सब समय मांगा उन्होंने, तो वे कुत्ते को खिलाते हुए मिले। जगनमोहन रेड्डी ने क्यों छोड़ा, जबकि वो तो इनका पुराना परिवार था। आज वही स्थिति राजस्थान में क्यों बन रही है? क्यों महाराष्ट्र से टूटन के सुर आ रहे हैं? तो सच्चाई है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व को अंतर्मन से देखना नहीं चाहती। ये नहीं जानना चाहती कि क्यों कांग्रेस से लोग निराश होकर जा रहे हैं, अपितु भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है। तो 67 में जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी कांग्रेस टूटती थी, और कांग्रेस का टूटने का सिलसिला चलता रहेगा। एक विषय। दूसरा विषय, जब आपने ये कहा कि एक बड़ा स्वाभाविक विषय, तो वही तो मैं कहना चाहता हूं कि ये टूटन भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये तो आपके अंदर का खोखलापन है, क्योंकि आपकी कोई विचारधारा नहीं है। आप तो गिरगिट के भांति जब आपको हरा होना होता है तो हरे हो जाते हैं, और जब भगवा होना होता है हो जाते हैं, और यही आपकी स्थिति रही तो 400 से आप 40 पे नजर आए। आज जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कांग्रेस कार्ड खेलती है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जब 2014 में आप चुनाव हारे तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह आया कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते करते हिंदू समाज से दूर हो गए हैं। उसके बाद आपके नेता ने मंदिर जाना शुरू किया, शर्ट के ऊपर उनको जनेऊ पहनना पड़ा, और आज आप राम मंदिर का विषय करते हो। राम मंदिर को, राम जी को काल्पनिक बताने वाली पार्टी आज राम मंदिर पे ताली बजाती है। ये देश का हिंदू समझ रहा है और देशवासी समझ रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस तो महात्मा गांधी जी की अनुयायी पार्टी है, अपनी बपौती मानती है। और महात्मा गांधी जी ने एक बार उस फेमस प्रसंग में कहा था कि जब वो किसी बच्चे को गुड़ छोड़ने की सलाह दे रहे थे तो उन्होंने स्वयं गुड़ छोड़ा था। तो अगर कांग्रेस शुद्धिकरण चाहती है तो पहले अपने शुद्धिकरण की व्यवस्था करे, तब दूसरे पे आरोप लगाए। और अगर आप किसी पर एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगली आपकी तरफ स्वयं मुड़ जाएंगी।
दिनेश जी, नारे बहुत गढ़े गए, लेकिन नारों से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं संकल्पों से, और संकल्प भी ऐसा जिसका कोई विकल्प ना हो। 2004 को भी हम याद करना चाहेंगे, शाइनिंग इंडिया का नारा था। प्रमोद महाजन जी जैसे अद्भुत रणनीतिकार थे, लेकिन वो नारा क्लिक नहीं कर पाया, जो भी वजह रही हो। कांग्रेस की तरफ से भी बहुत नारे थे, बहुत सारी बातें कही गई। गरीबी हटाओ तो एक बड़ा स्वर्णिम नारा था कांग्रेस का, लेकिन वो नारा शायद इसीलिए फेल हो गया कि देश से गरीबी हटी ही नहीं। तो नारे आपके ऐसे होने चाहिए जो लोगों के गले उतरें। जैसे किसान कर्ज माफ़ी का नारा कांग्रेस ने दिया और वो किसानों के गले उतरा, उन्हें लगा कि उनको फ़ायदा होगा और आपने ऐसा किया। इसी तरह बीजेपी की कई योजनाएं हैं, चाहे हम संबल की बात करें या तमाम, ये नारे लोगों के गले इसलिए उतरते हैं कि उन्हें मालूम है कि ऐसा होगा। तो पहली चीज़ तो आसमानी सुल्तानी चीज़ मत करिए, वही कहिए जो आप कर सकते हैं। जैसा आप भी कह रहे थे कि जो भ्रम फैलाने में कामयाब हो, लेकिन काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? क्या राजनीति आपको लगता है रियल मुद्दों की तरफ लौटेगी, या अब भटक चुके ही है राजनीति कि अब लौटना नामुमकिन है? शरद जी, मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान दौर की राजनीति है वो जो है बहुत नीचे जाती जा रही है। कम से कम शब्दों के मामले में जिस तरह का हम देख रहे हैं नेताओं में एक दूसरे पर जो आरोप है, वो जो है बहुत नीचे जा रहा है। दूसरा, आप देखिए कि जो जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कितने लोगों में साहस होता है कि अपनी विधायकी छोड़ दें। देखिए, जो सरकार में ये हो कि साहब विधायक रहते हुए दूसरे दल में हैं और हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये कह सकते हैं हम कि साहब ये धोखा है। लेकिन आप जिस दल से निर्वाचित हुए, आपने उस दल को छोड़ दिया और फिर से आप जो है चुनाव मैदान में जाने को तैयार हैं। इसे हम आप अति विश्वास कहें, आत्मविश्वास करें, ये चुनौती स्वीकार करना बहुत छोटा काम नहीं होता। और आप देखिए, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी मुद्दा क्लिक कर सकता है, कोई भी नाराज जो है क्लिक कर सकता है कि साहब ये जो है हमारे साथ इन्होंने धोखा किया या नहीं किया, या जिस दल में ये लोग थे जिस पर ये कह रहे हैं कि हम जनता का काम नहीं कर पा रहे थे, वो ज़्यादा सही था। तो जनता को ये तय करना है, ये जो आप फिर से चुनाव मैदान में जा रहे हैं वो, और इतना लंबा गैप आप भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर कर दिया है कि आपको किसी एक मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियों का जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्योंकि कल के बाद जिस तरह का राजनीतिक माहौल हमने पूरे देश में देखा, और जिस तरह से जो है कांग्रेस ने भी अपने आप को परिवर्तन करने का कोशिश की। कांग्रेस के बजाय लोग जो है, जैसा हम अभी सुन रहे थे, धनुपिया जी कह रहे थे, कमलनाथ जी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस को लेकर तो अभी भी संशय है, क्या वो अपनी विचारधारा बदलेगी, क्या उस मुद्दे को जो है कांग्रेस छोड़ पाएगी जिसको लेके घमासान मचा हुआ है। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियां, उसमें कोई भी नारा उससे इफेक्टिव नहीं हो सकता कि हम राम मंदिर का हमने जो कमिटमेंट पूरा किया, या हमने जो है जो इतने सालों से जो लड़ाई लड़ रही थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भले ही पार्टी ना हो, लेकिन हम ये देखते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं वही राम मंदिर की लड़ाई लड़ा करते थे। ये कोई अलग अलग चेहरे नहीं थे, भले ही संगठन उनको अलग अलग तौर पर हमें दिखाई देते थे। तो व्यक्तियों से मुकाबला करना, संगठन से मुकाबला करना, और फिर जो है आप एक मुद्दा बताना, बड़ा मुश्किल लगता है कि वो कोई इफेक्टिव होगा। वो कुछ सेकंड्स में अपनी मैं सेकंड्स में बात खत्म करूंगा। दिनेश जी, ये जो विधायक छोड़ के विधायक गए हैं ना, अगर बाकी में इतने ईमानदार थे तो गैर विधायक उसी सदन में मंत्री क्यों बन गए? साफ है, सौदे की सरकार है ये। और मैं आशीष जी को बताना चाहता हूँ, आशीष जी, इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश में जब भी गैर कांग्रेस सरकार रही है, यहाँ पे हमेशा आर्थिक मंदी का दौर रहा है। आज भी देख लीजिए, उससे पहले सरकारों को देख लीजिए। आने वाले समय में आप इस बात को महसूस करेंगे कि जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया है उनको जनता माफ नहीं करेगी। चलिए, मुझे लगता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि कोई भी किसी भी मैं राजनीति को व्यवसाय तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हम अपनी बात करें पत्रकारिता की, तो अगर हम इसको एक व्यवसाय कहें तो इससे जुड़े हुए लोग अलग अलग संस्थानों से जुड़े होने के बाद भी कहलाते पत्रकार हैं। निजी या सरकारी क्षेत्र के चिकित्सक कहलाते चिकित्सक हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी कहा जाता है उनको। जजेस, वो चाहे लोअर कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट्स हों, हाई कोर्ट्स हों, वो कहलाते हैं जजेस। राजनेता, वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के हों लेकिन कहलाते हैं राजनेता। यानी चौधरी की हवेली का नाम है राजनेता। और अगर पगड़ियां उछाली जाने लगेंगी कांग्रेस की, बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, किसी भी पार्टी की, तो इसमें हर्ट कौन हो रहा है? राजनेता।
विश्वास आप किससे कम कर रहे हैं, आप शुद्ध किसको कर रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि जो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है वो इतना अशुद्ध हो गया है? और आप कैसे मान सकते हैं कि अगर विपक्ष अशुद्ध है, पक्ष अशुद्ध है, तो विपक्ष कैसे शुद्ध होगा? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो संक्रामक है। जो आप में है, जैसा कहा जाता है कि जो आप में प्रभु है वो है वही प्रभु मुझ में है। तो जब हम सब एक जैसे हैं तो क्यों इतनी घृणा, क्यों इतना तिरस्कार, क्यों एक दूसरे को इतना नीचा दिखाने की राजनीति के लिए ऐसे मुहावरे गढ़ना जो एक दूसरे को नीचे नीचे और नीचे ले जाएं? और हम सब नीचे चले जाएंगे तो फिर कौन चमकेगा साहब कगुरे पर? क्या हम अतीत की कहानियों से अपनी पीढ़ियों को बहलाएंगे? सोचिएगा जरूर सर एक बार। तो प्रवचन ज़्यादा हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।